डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेम में आपकी पाठ आपका जो है लेसन जो है थर्ड है और वीडियो संख्या आज 4 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे उदारवादियों के आर्थिक कार्यक्रम, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्यक्रम चले, कैसे उन्होंने सुधारों की मांग की। इन उदारवादियों का आधार क्या था, कौन से वर्ग से किस प्रकार का इनका आधार था, तो उसमें हम पहला था शहरी शिक्षित पेशेवर वर्ग। आधार तो संकुचित था, सभी वर्गों के लोग तो इसमें शामिल नहीं थे। मुख्य रूप से शहरी शिक्षित मध्यम वर्ग था और इसमें उद्योगपति, बड़े व्यापारी, जमींदार शामिल नहीं थे। विशेष से उदारवादियों नेतृत्व इन पेशेवर वर्गों में हमने पढ़ा भी था पहले। वकील इसमें 39 थे जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। फिर आपके डॉक्टर थे, पत्रकार थे, शिक्षक थे, ये लोग ज्यादा थे। कुछ थोड़ी मात्रा में ही नामात्र व्यापारी और जो है भूमिपति शामिल थे। तो पेशेवर कुछ एक टैली हमने बताई थी कि वकील ज्यादा रहे, पत्रकार ज्यादा रहे। 1888 का अधिवेशन अगर हम बात करते हैं तो 435 लोग उसमें वकील थे, 73 पत्रकार थे और 42 डॉक्टर थे। तो आधार पेशेवर। जनता की भूमिका में उदारवादी ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। उनका विचार था कि भारतीय जो जनता है वो अनेक जाति, उपजाति, इन्हीं छोटी छोटी चीजें, संकीर्ण चीजों में बटी हुई है और ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। तो वे मानते थे कि भारतीय लोग आधुनिक राजनीति भाग लेने में असक्षम है। हमारे लोगों की ही ऐसी सोच थी। तो ये जो आज़ादी का सफ़र है ये लंबा होना ही था। गोखले ने इस बारे में कहा था, देश में अनगिनत वर्ग और उपवर्ग हैं, आबादी का अधिकांश भाग अज्ञानी है, परंतु उदारवादियों का सामान्य जनता के बारे में आंकलन कुल मिलाकर ये ठीक नहीं था। वास्तव में जनता ही साम्राज्यवाद के खिलाफ लंबा संघर्ष तो जब आम समाज जब मिलता है तभी चल सकता है। तो ऐसा एक सार्वभौमिक तथ्य है। जनता में ही शौर्य और बलिदान के गुण छिपे थे। केवल जनता ही देश की राजनीतिक मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार को बाध्य कर सकती थी। जनसंख्या बल तो चाहिए ही। उदारवादियों की कमजोरी यही रही कि वो विश्वास नहीं कर पाए, नहीं जिता पाए आम जनता में। इसके कारण से उनका आंदोलन भी लंबा नहीं चला, मतलब ज़्यादा आधार उनको नहीं मिला। जन सामान्य से जुड़े मसलों को उठाना। उदारवादियों के छोटे सामाजिक आधार का अभिप्राय यह नहीं कि उन्होंने मात्र उन्हीं समस्या और मांगों को रखा जो सिर्फ उन्हीं के वर्ग से जुड़ी थी। उन्होंने सभी मसलों को, जरूरी मसलों को उठाया, सरकार के समक्ष रखा, मांगों को रखा, पुरजोर तरीके से उठाया। अपनी साम्राज्यवाद की व्याख्या में अंग्रेजों तथा भारतीयों के हितों में टकराव की मूल बात को जनता के सामने रखा। उन्होंने अपने कार्यक्रमों में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जो कि अंग्रेजों के शोषण के शिकार थे। तो ये ध्यान इन्होंने रखा। विपिन चंद्र ने उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के बौद्धिक प्रवक्ता कहा है, जबकि डफरिन मजाक उड़ाता कांग्रेस का। कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या कम से कम है। तो कुल मिलाकर हमने आधार को समझा। अब सरकार का इनके प्रति क्या रवैया था, सरकार की क्या नीति थी। तो पहली जो नीति थी वो थी तटस्थता की नीति। न्यूट्रल रहें, इनके प्रति कोई एक्शन नहीं लेना, ना अच्छा कहना ना बुरा कहना। ठीक है, तो ये अत्यंत ही जानना, इन नीतियों के बारे में, रवैये के बारे में जानना रोचक है। वैसे तो कई विद्वानों और नेताओं का विचार है कि कांग्रेस की स्थापना में डफरिन का सहयोग शुरू में मिला था। ऐसे सिद्धांत हम पढ़ के आए इस पाठ की शुरुआत में ही, लेकिन ऐसा पूरी तरह से सत्य नहीं लगता। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में उदारवादियों का सहयोग लिया था, ये हमें पता है। साथ ही ह्यूम ने डफरिन से इस बारे में बातचीत की। डफरिन को इस बारे में क्या सहयोग रहा और क्या नहीं रहा ये स्पष्ट नहीं है पूरी तरह से कि उसकी रणनीति क्या थी। परंतु ऐसा लगता है कि प्रारंभ में जो अंग्रेजी प्रशासन था
उसने तटस्थता की नीति अपनाई। उन्हें सोचा कि वही एक बार वेट एंड वॉच करें। वेट एंड वॉच को आप लिख सकते हो हिंदी में इंतज़ार करो और देखो, या प्रतीक्षा करो और देखो, ठीक है, कि क्या ये लोग करते हैं। प्रारंभ के अधिवेशनों में कुछ सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया। सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया जो प्रारंभ में जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। लॉर्ड डफरिन ने 1886 का जब कलकत्ता में अधिवेशन था, डफरिन ने स्वयं चाय पार्टी दी। वेरी गुड। कुल मिलाकर शुरू में तो नीति अलग तरह की थी। तीसरे अधिवेशन के समय में भी जो मद्रास में हुआ, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ इम्पोर्टेंट है 2 अंक में, तो ये मद्रास में हुआ था। इसमें भी अनुकूल ही रवैया सरकार का रहा। उदारवादियों की आलोचना, परंतु शीघ्र ही सरकारी रवैये में परिवर्तन आया और आलोचना शुरू हो गई। इनको अलग अलग तरह से जैसे जैसे उदारवादियों को स्थान मिलना शुरू हुआ समाज में, समाचार पत्रों में, उन्होंने मांगों को रखा, तो ब्रिटिश प्रशासन की, साम्राज्य की ईर्ष्या इनसे बढ़ती गई, क्योंकि ये शोषण को उजागर कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार के शोषण उजागर करने के कारण से ऐसा हुआ। आर्थिक मामलों में सरकार की जोरदार आलोचना इन्होंने की। इससे फिर सरकार को भी काउंटर करना पड़ा, अटैक करना पड़ा। कांग्रेस को अंग्रेज अधिकारियों ने क्या कहा? देशद्रोह का कारखाना। इम्पोर्टेंट है, क्या कहा गया कांग्रेस को? देशद्रोह का कारखाना कहा। इसी प्रकार उदारवादियों को कहा गया ये असंतुष्ट वकील हैं, असंतुष्ट वकीलों का जमावड़ा है, पद न पाने वाले निराश उम्मीदवार हैं। ऐसे इनके ऊपर फब्तियाँ, ताने मारे गए, कसी गई फब्तियाँ। राष्ट्रवादियों को इतना ही नहीं, यही नहीं ये रुके, नमक हराम बाबू, नमक हराम बाबू, देशद्रोही ब्राह्मण, हिंसक खलनायक विशेषण, ये एडजेक्टिव इनके लगाए गए। डफरिन ने एक भाषण में कहा, इंपॉर्टेंट है, 2 अंक में कई बार आ जाता है। डफरिन ने किसने कहा ये कथन? लोगों के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली, सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा। अंग्रेज सरकार के तथाकथित जन कल्याणकारी राज का पर्दाफाश करने वाले दादा भाई नौरोजी से नाराज होकर अंग्रेजों ने इतना तक कह दिया कि इनका दिमाग खराब हो गया। दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या कहा? इनका दिमाग खराब हो गया है। कर्जन ने क्या कहा? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। मौत की, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने कहा? मौत की घड़ियां गिन रही है। और भारत में रहते हुए मेरी यह इच्छा है कि मैं उसको शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। इसको नोट करने, कई बार आता है ये भी और ये भी। तीसरी नीति इन्होंने अपनाई, फूट डालो और राज करो की। इसमें क्या किया? कांग्रेस सरकार तथा उदारवादियों की बढ़ती लोकप्रियता से तंग थी सरकार, अंग्रेजी सरकार, तो राष्ट्रीयता का प्रसार लगातार होता जा रहा था, तो खतरा जो है मानने लगी थी और अंकुश लगाना जरूरी हो गया था। इसके लिए इन्होंने फूट डालो राज करो नीति पर बल दिया। इस कार्य के लिए मुस्लिम उच्च तथा मध्यम वर्ग, शुरू में इन्होंने मुस्लिम मध्य तथा ऊंच वर्ग को जो है रोकने की कोशिश की कि कांग्रेस में न जाया जाए, आंदोलन में भाग न लें। सर सैयद खां को इन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप मुसलमानों को लेकर आंदोलन चलाइए, मुसलमानों को पढ़ाइए। तो सर सैयद अहमद ने इनको मना कर दिया फिर कि आप कांग्रेस में न जाइए। इतना ही नहीं, उदारवादियों में भी फूट डालने की कोशिश की गई। उदारवादियों में भी आपस में लड़ाई करवाई गई, फूट डालेगी। और 1905 में ये फूट बढ़ती गई और 1907 में तो आपको पता है ये कांग्रेस का विभाजन ही हो गया था। सुधार व दमन की नीति, सरकार ने शुरू से ही राष्ट्रवादियों को रियायतें देने का दिखावा भी किया, तो कुचलने की, दमन की नीति भी अपनाई। डबल माइंड, डबल गेम था इनका ये। कुछ मांगे मान ली, क्या क्या मांगी कि ICS की जो परीक्षा है उसमें आयु बढ़ा दी, स्थानीय जो बोर्ड हैं
नगर पालिका हैं उसमें जो उनके जो अधिकार हैं वो भी बढ़ा दिए, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधि शासन चलाते थे कुछ हद तक। 1892 का एक्ट ला दिया, इससे भी कुछ लोगों को प्रशंसा कोशिश की गई कि ये लोग खुश हो जाए। तो साथ ही ऐसी घोषणाएं भी की गई कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही से कब्जे में रखा जाएगा। तिलक और दूसरे पत्रकार पर निंदा का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया, ये दमन की नीति आ गई। स्वतंत्रता प्रेस की कम कर दी, ये भी दमन का भाग है। और दंड अधिकार जो थे पुलिस के वो बढ़ा दिए, ये पुलिस को ज़्यादा अनावश्यक पावर दी गई। तो ये कुल मिलाकर बात है हमने सरकार ने कैसी नीति इनके प्रति अपनाई। फिर आता है मूल्यांकन, उदारवादियों का मूल्यांकन। सिद्धांत, कार्यविधि, कार्यक्रम हमने जान लिए हैं, क्या कमजोरी थी, क्या उनका योगदान था, योगदान, कमजोरी, ये सब हमने जानी है। ठीक है, उपलब्धियां भी देखी हमने, ज़्यादा बड़ी उपलब्धियां तो नहीं रही, लेकिन राष्ट्रवाद को जगाने का काम इन्होंने जरूर किया। कुल मिलाकर अब हम डिटेल में इनका मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है पार्ट 1, इसमें है इनकी दुर्बलताएं, इनमें क्या कमी थी। ब्रिटिश राज में अत्यधिक विश्वास, उदारवादी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। देवीय संयोग समझते थे कि अंग्रेजों का राज भारत में आया है और उसके कारण से भारत में सुधार होगा, ऐसा वो मानते थे और ये आधुनिकता लाएंगे। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंग्रेजों का राज तो बना रहे, संबंध कभी भी न तोड़ा जाए, वो इंग्लैंड के प्रति वफादार बने रहे। एक और तो उन्होंने भारत में उपनिवेशवादी शोषण को उजागर किया, दूसरी ओर ये डबल इनका भी दिमाग सेट नहीं कर लगता है, यह उसमें परिस्थितियाँ थी। दूसरी और वो सोचते रहे कि ब्रिटिश जो है राज जो है वो भारत के हित में है। दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती। कन्फ्यूजन क्यों था? वे मानते थे कि इंग्लैंड के लोगों को वे अपनी बात समझा देंगे तथा उनकी शिकायतें जायज़ हुई तो ब्रिटिश लोग बहुत न्यायप्रिय हैं, वो शिकायतों को दूर करेंगे, ऐसा उनका मानना था। भारतीय प्रशासन की बुराइयां वे समझते थे। वास्तव में अंग्रेजों कुछ नीतियों की आलोचना करते थे, परंतु साथ ही उनकी प्रशंसा भी करते थे, देवीय वरदान बताते थे। तो इंग्लैंड सरकार, वास्तव में भारत में प्रशासन इंग्लैंड सरकार के मुताबिक चल रहा था। भारतीय की भलाई के लिए वो ज़्यादा सुविधाएं नहीं दे सकते थे, ज़्यादा सुविधाएं अगर देती तो इंग्लैंड के हित प्रभावित होते। कुल मिलाकर उनको अपनी स्वार्थ पूर्ति ही उनका मुख्य एजेंडा था। चाहे रेलवे लेके आए हो, चाहे कोई भी, लेकिन इस सारे से भारत का जो है वो चतुर्मुखी या चारों ओर से क्या हुआ, विनाश हुआ, नाश हुआ, नुकसान हुआ भारत को। तो ज़्यादा विश्वास उचित नहीं था। उदारवादी की मांगे स्वीकार करने की बजाय अंग्रेज प्रतिक्रियावादी और दमनकारी हो गए, ये ज़्यादा विश्वास दिखाने का ही नतीजा था। तो कानून का शासन या न्यायप्रथा को ताक पर रखती, इन चीज़ों को ताक पर रख दिया अंग्रेजों ने और शक्ति और दबाव का सहारा लिया। साधारण मांगे भी पूरी नहीं हुई। न्यायप्रियता और वफादारी में विश्वास के बावजूद पर अंग्रेजों ने व्यवहारिक तौर पर उनकी कोई मांग स्वीकार नहीं की। जिन सुधारों के लिए वे आवाज उठाते रहे, प्रार्थना करते रहे, शिष्टमंडल भेजते रहे, बहुत कम बातें स्वीकार ही हुई। इतना प्रयास करने के बाद भी बहुत कम बातें ही स्वीकार की गई। एकमात्र परिषदों में कुछ स्थान बढ़ाए गए 1892 के अनुसार, लेकिन इस एक्ट से उदारवादी संतुष्ट नहीं थे। बल्कि उनको बेवफा बाबू, खतरनाक, खलनायक, विद्रोही, ब्राह्मण, इस प्रकार के विशेषण दिए गए।
और उपेक्षापूर्ण मतलब कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उपेक्षापूर्ण व्यवहार भी किया गया। अब उन्हें एहसास होने लगा था कि अंग्रेज ठीक नहीं है या उदारवादियों की मांग। तो 1892 में गोखले ने खेद प्रकट किया कि अंग्रेज सरकार अपने वचन का पालन नहीं कर रही है, जो वायदे उन्होंने किए थे उन पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो इस तरह से उदारवादियों में निराशा बढ़ रही थी। सरकार के प्रति उनका भ्रम टूट रहा था, परंतु उन्होंने अपने विश्वास और कार्यविधि को नहीं बदला, जो कि बदलना जरूरी था। उसके बाद आता है उदारवादी विचारशील थे। उदारवादी विचारशील थे, न कि कर्मशील नहीं थे। कर्मशील होते तो बात ज्यादा बढ़ती। उदारवादी के आलोचक जो उनकी आलोचना करते हैं, आरोप लगाते हैं कि कमरों में बैठकर मीटिंग करके, केवल बैठ के करके वो सोचते थे कि देश की समस्याएं सुलझा लेंगे, विचार कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्य कभी नहीं किया, जिसका परिणाम था कि आंदोलन इतना सफल नहीं हुआ। उदारवादियों के काल में कांग्रेस अधिवेशनों को अवकाश गृह, क्या कहा जाता था, अधिवेशनों को अवकाश गृह और मनोरंजन के केंद्र। तो ये तो टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए आते हैं, इनकी संज्ञा इसको दी जाती थी कांग्रेस के अधिवेशनों को। आलोचक खिल्ली उड़ाते, इनकी खिल्ली उड़ाते। लंगड़ी, खिल्ली कैसे उड़ाते, मजाक कैसे उड़ता, उनको कहा जाता लंगड़ी या आधे मन की राजनीति करते हैं, आधे मन की। लाला लाजपत राय ने इनकी कार्यविधि को वेरी इंपॉर्टेंट भिक्षावृत्ति की। भिक्षावृत्ति, भीख, भिक्षा मतलब भीख, वृत्ति मतलब इस प्रकार का स्वभाव। भिक्षावृत्ति की नीति की संज्ञा दी किसने, लाला लाजपत राय ने। कुछ नेताओं को छोड़कर अधिकांश उदारवादी न तो व्यक्तिगत त्याग करना चाहते थे, न तकलीफ उठाना चाहते थे। तो कैसे आज़ादी मिलती, कैसे बलिदान ये देते। तो कुछ अपने व्यवसाय अच्छे चला रहे थे, व्यवसाय में ही ध्यान था। कुछ के बाद देश प्रगति का समय ही नहीं था, तो वो कैसे देश को आगे लेकर जाते। इस रूप में सुमित सरकार ने आलोचना करते हुए उनकी राजनीति को अंशकालिक काम बताया है। पार्ट टाइम काम करते थे, न कि फुल टाइम। स्थानीय एसोसिएशन के सदस्य भी जो होते थे वो नाम के होते थे, केवल कागजी होते थे, वो ज़्यादा काम उन्होंने भी कभी नहीं किया। ठीक है। जनता की भूमिका में अविश्वास, ये हम पहले भी पढ़ आए हैं बिंदु। तो कमजोरी थी कि वो जनता को ऐसा, उनका मानना था कि भारतीय जनता सांस्कृतिक, राजनीतिक सब तरह से पिछड़ी हुई है, अनपढ़ है, तो इसको ज़्यादा शिक्षित नहीं किया जा सकता अभी। तो वो ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, पिछड़ा हुआ मानते थे इनको। तो समता नहीं रखते थी, ऐसा उनका मानना था कि जनता, समता नहीं है जनता के अंदर कि वे आधुनिक समझे आधुनिक राजनीति को। तो इसलिए कांग्रेस का जो संबंध है वो उच्च वर्ग और अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्गों से ही रहा। जनता से ये अलग थलग रहे। इस अलग थलग का परिणाम था कि एक बड़ा सामाजिक आंदोलन नहीं बन पाया। कठिनाई होती थी उनको जो जनता से जुड़ने में। अंग्रेजों के रहन सहन के ज़्यादा बल्कि समीप लगते थे वो लोग। उदाहरण के लिए फिरोज शाह मेहता रेल के विशेष सैलून में सफ़र करते थे। यहाँ तक कि रानाडे जब 1886 में शिमला गए तो 25 नौकर उनके साथ थे। देखो आप, रानाडे के साथ 25 नौकर थे। इतने ज़्यादा शान और शौकत से रहते थे, तो ये लोग कैसे मतलब इतना कुछ कर सकते थे। जनता के बारे में ये आंकलन उदारवादियों का ठीक नहीं था, क्योंकि कोई भी बड़ा आंदोलन करने के लिए जनता का सहभाग जरूरी है। इस जनता ही जो है एक राजनीतिक एकता स्थापित कर सकती है, लंबा संघर्ष ला सकती है, बलिदान और शौर्य को अच्छे से प्रेजेंट कर सकती है। तो ध्यान नहीं दिया, तो अब उनके लिए ज़रूरी हो गया था कि भाई जनता का सहयोग जरूरी है। और अंग्रेजी सरकार ने ध्यान इसलिए नहीं दिया इनकी तरफ, क्योंकि उनको पता था कि इनके साथ कोई जनता का सहयोग नहीं है। कार्य प्रणाली में परिवर्तन न करना,
उदारवादियों की एक अन्य कमजोरी यह रही कि उन्होंने अंत तक अपनी कार्यप्रणाली और रणनीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। कार्यप्रणाली में परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। जड़ हो गए थे। जड़ कोई भी होगा तो वो फैल ही होगा। इस तरह से जड़ होना भी ठीक नहीं होता। अपडेट रहना ज़रूरी होता है। ये ठीक है कि ज़रूरी था शुरुआत में कि मांग पत्र रखे जाएं, सम्मन पत्र रखे जाएं, ठीक है, आरामदारी से ही अपनी मांगें रखी जाएं, परंतु इन तरीकों की सीमाएं होती हैं। भाई जब ये काम अगर नहीं आ रहे तरीके या ज़्यादा प्रभावी नहीं है तो उनको बदलना होता है। तो सरकार ने उनकी साधारण और जब ध्यान देना बंद कर दिया, सामान्य मांगे थी तो उन पे भी अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो ज़रूरत थी कि कोई दबाव जब प्रभाव नहीं पड़ रहा था तो ज़रूरी थी कि तरीके को बदला जाए। स्पष्ट हो गया था कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही हैं। सरकार का रुख दबाव वाला, आलोचनात्मक था, प्रतिक्रियावादी था सरकार का रुख, तो दमनकारी होता गया। इस बात को पहचानते हुए भी इन लोगों ने कोई परिवर्तन, जैसे अंग्रेजों ने शुरू में वेट एंड वॉच की बाद में रिएक्शन पे आगे, आलोचना पे आगे, दबाव के लिए तो इनको पूरा दबाव दिया, दमन किया, तो अंग्रेजों ने परिवर्तन किया, लेकिन उदारवादियों ने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो धीरे धीरे इनके भीतर ही इसके कारण से विरोध होने लगा कि वे चेंज क्यों नहीं करते, और इसके कारण से फिर उग्र राष्ट्रवादियों को एक अवसर मिलता है, वो अगले हम वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपकी पूरी हो गई है। क्वेरी आप ले सकते हैं, गूगल मीट पे भी ऑनलाइन क्लास ज़रूर लगाएं, नोट्स बनाएं, असाइनमेंट भी आपको देते रहेंगे। काम जारी रखें, बिल्कुल भी न रुकें। धन्यवाद।